आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे गुप्त साम्राज्य के प्रमुख तथ्यों के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैं कुषाण वंश के विषय में आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ और काफ़ी इसको प्रधानता भी मिली। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य गुप्त साम्राज्य गुप्त साम्राज्य दोस्तों, गुप्त साम्राज्य, गुप्त जो है किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। गुप्त जो है कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। और ये इनका कुषाणों के अवशेष पर ही गुप्त साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। ये संभवतः कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का उद्भव संभवतः उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में हुआ। कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में हुआ। बिहार राज्य में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक गुप्त वंश का संस्थापक दोस्तों जो है श्रीगुप्त को माना जाता है। किसे? संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त, इसका शासनकाल था 240 से 280 ईस्वी तक। फिर इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। कौन? घटोत्कच हुआ। घटोत्कच हुआ, जिसका शासन है 280 से 320 ईस्वी तक हुआ। इसका शासन क्या था? ये दोनों ही शासकों के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा, लेकिन ये माना जाता है कि श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश की स्थापना किया था। लेकिन उसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल था दोस्तों जो है 320 से 335 ईस्वी तक। 335 ईस्वी तक। कुमार चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334-35 के लगभग माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके शासनकाल में जो है इसने क्या किया कि लिच्छवी की राजकुमारी लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया। कुमार देवी से शादी किया, जो संभवतः जो कहाँ की रहने वाली थी? नेपाल की रहने वाली थी। संभवतः नेपाल की रहने वाली थी। संभवतः नेपाल की रहने वाली थी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। क्या? महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। इसने गुप्त संवत 319 से 320 के करीब जो है गुप्त संवत की शुरुआत की। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त को माना जाता है कि उसने जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, जिसमें एक तरफ जो है चंद्रगुप्त व कुमार देवी तथा दूसरी तरफ जो है लक्ष्मी देवी को दर्शाया गया था। लक्ष्मी देवी को दर्शाया गया था। इसके पश्चात दोस्तों जो है समुद्रगुप्त हुआ, यानी चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। कौन? समुद्रगुप्त इसका उत्तराधिकारी हुआ। और इसका शासनकाल तो दोस्तों जो है 335 से
80 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त प्रतापी राजा था। समुद्रगुप्त गुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, जिसे गुप्त साम्राज्य के विस्तार का श्रेय दिया जाता है। गुप्त साम्राज्य का विस्तार का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त को दिया जाता है। समुद्रगुप्त जब राजगद्दी पर बैठा, इसने आर्यावर्त के 9 शासकों, आर्यावर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इसने पराजित किया, और इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, जो आर्यावर्त के 9 शासकों का विवरण किसमें मिलता है? ये लुसेंट में 9 शासकों का वर्णन मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी में 8 पर प्राप्त होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया, तो दोस्तों 9 और 8 उसमें विकल्प है, तो कृपा करके जो है एनसीईआरटी को ही आप लोग प्राथमिकता दीजिएगा, ताकि क्योंकि एनसीईआरटी की पुस्तक के ही मान की जाती है। और यदि 8 नहीं हो तो 9 पर जाहिर सी बात है आप लगा दीजिएगा। और दक्षिणावर्त के शासकों में इसने 12 शासकों को पराजित किया था, इसी कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसने प्रयाग प्रशस्ति लेख का रचना किया था। प्रयाग प्रशस्ति लेख किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु भक्त था। समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था। इसने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। अश्वमेध कर्ता उपाधि इसकी थी। उपाधि किसकी? उपाधि विष्णुगुप्त की उपाधि थी अश्वमेध कर्ता की। अश्वमेध कर्ता और विक्रमांक की थी। किसकी? विक्रमांक की। विक्रमांक यानी 2 उपाधियाँ इसने धारण की थी, अश्वमेध कर्ता और विक्रमांक की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण किया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो है कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसका शासनकाल दोस्तों जो था 380 से 415 ईस्वी तक। 380 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। ये गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके काल को स्वर्ण युग का काल, स्वर्ण युग कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को स्वर्ण युग कहा गया। इसके काल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? तो चीनी यात्री फायान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के फलस्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्के चलवाए। किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे।
समुद्रगुप्त को के दरबारी कवि हर्षवर्धन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी तथा इसे कौशाम्बी के अशोक स्तंभ पर खुदवाया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे कौशाम्बी के अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। किस पर? अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। चंद्रगुप्त के पिता मान लीजिए समुद्रगुप्त ने क्या किया था? कौशाम्बी के अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। वर्तमान में यह स्तंभ इलाहाबाद में स्थित है। वर्तमान में यह स्तंभ क्या है? इलाहाबाद के किले में है। इलाहाबाद के किले में स्थित है। किले में स्थित है। प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा वर्णन है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त उत्तरी भारत के 8 राजाओं को पराजित किया था। यानी एनसीईआरटी की बुक में था 8 राजाओं को, कितने? 8 राजाओं को पराजित किया था। ये प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि उसने 8 राजाओं को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने अपने पराक्रम का परिचय देते हुए उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण में नर्मदा तक, हिमालय के तलहटी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में हुगली से पश्चिम में यमुना तक, पश्चिम में यमुना तक वह चंबल नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपने अजेय युद्ध अभियानों एवं साम्राज्य विस्तार के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के अनेक प्रदेशों में प्रत्यक्ष शासन किया। इसके अतिरिक्त अन्य प्रदेशों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर इसके प्रति आदर व्यक्त किया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन द्वारा, श्रीलंका का राजा कौन था? मेघवर्मन द्वारा गया बिहार में एक बौद्ध मठ बनवाया। मेघवर्मन द्वारा गया बिहार में एक बौद्ध मठ बनवाया। एक बौद्ध मठ बनवाया। किसने बनवाया? मेघवर्मन। यानी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन द्वारा गया बिहार में एक बौद्ध मठ बनवाने हेतु अनुमति मांगी जाने का उल्लेख मिलता है। किससे मांगा था? इसने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगा था। कौन? मेघवर्मन ने अनुमति मांगा था। किससे? समुद्रगुप्त से अनुमति मांगे जाने का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसका प्रमाण एक सिक्के से मिलता है। समुद्रगुप्त क्या था? संगीत प्रेमी था और इसका प्रमाण एक सिक्के से मिलता है। किससे? एक सिक्के से प्राप्त होता है। एक सिक्के से प्राप्त होता है कि समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी है। उसी सिक्के पर उसे बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। इसे बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। किसको? समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने के भी प्रमाण मिलते हैं। समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ करवाते हुए भी प्रमाण मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसा कभी वर्णन किया मैंने, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य अपने भाई रामगुप्त की, किसने? अपने भाई रामगुप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की, जिसको 380 से 415 ईस्वी तक शासनकाल रहा, उसने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर सिंहासन पर बैठा है। हत्या करके किसकी? रामगुप्त की हत्या करके सिंहासन पर बैठा। हत्या कर सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका शासनकाल गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहलाता है। गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष, सुरक्षा एवं राजनीतिक शक्ति विस्तार के लिए उसने वैवाहिक संबंधों और विजय को माध्यम बनाया। किसको बनाया? वैवाहिक संबंध और विजय को क्या बनाया? अपना मार्ग बनाया। विजय को अपना माध्यम बनाया। चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती का
चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती, चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह उसने किससे किया? वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया। वाकाटक राजा रुद्रसेन, प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया। रुद्रसेन द्वितीय से इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया। यह ब्राह्मण कुल का राजा था जो मध्य भारत में शासन करता था। रुद्रसेन जो है ब्राह्मण कुल का, किस कुल का था? ब्राह्मण कुल का था, राजा था। और ये शासन कहाँ करता था? मध्य भारत में करता था। चंद्रगुप्त को देवश्री आदि नामों से भी जाना जाता है। फायान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। फायान चीनी यात्री जो है, चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। कौन? फायान। कब आया था? लगभग 411 ईस्वी में। 411 ईस्वी में जो है फायान भारत आया था। कहाँ पे? 411 ईस्वी में पाटलिपुत्र भी यानी गया। पाटलिपुत्र गया। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत फो क्यों की? फायान की यात्रा वृत्तांत क्या थी? फो क्यों की में फायान ने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। उसने गुप्त काल में भारतीय संस्कृति का सुंदर वर्णन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों का अंत किया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? शक शासकों का अंत किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त जब विक्रमादित्य शासकों में की उपाधि धारण करने वाले शासकों में सबसे प्रतापी शासक था, महान शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय कला, साहित्य एवं संस्कृत का प्रेमी एवं संरक्षक था। इसके दरबार में नवरत्न थे। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न थे। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न थे और उसमें कौन कौन थे? बराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, धन्वंतरी, अमर सिंह, आदि प्रमुख थे। चंद्रगुप्त ने उज्जैन को अपने दूसरी राजधानी बनाया। इसने अपनी राजधानी उज्जैन को दूसरी बनाया। क्या राजधानी? उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाया। कौन सी दूसरी राजधानी बनाया? महाकवि कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, महाकवि कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम कुमार संभव अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव,
आदि के रचयिता थे तथा अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी। तथा अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की। अमरकोश की रचना की। अमरकोश की रचना किसने की थी? अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी। कुमारगुप्त, इसके पश्चात दोस्तों जो है समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ और चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त जिसे गोविंद भी कहा जाता है और महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महेंद्रादित्य भी के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल था 415 से 454 ईस्वी। लेकिन एनसीईआरटी में दोस्तों इसमें मिलता है 412 से कितना 455 ईस्वी। ये थोड़ी सी भिन्नताएं इसमें देखने को मिलती है। लुसेंट में 415 से 454 ईस्वी मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी में 412 से 455 ईस्वी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त जो है क्या हुआ? शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। वह कार्तिकेय का उपासक था। किसका? कार्तिकेय का। प्रश्न ये भी बनता है कि गुप्त वंश में वो कौन सा शासक था जो कार्तिकेय का उपासक था? तो कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त ने ही नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी, जो कालांतर में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद दोस्तों जो है कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त हुआ। कौन? स्कंदगुप्त हुआ। इसका शासनकाल, इसका नाम क्रमादित्य भी है। क्या है? क्रमादित्य के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्रमादित्य। इसका शासनकाल था 455 से यानी 454 से कह सकते हैं 467 ईस्वी तक। 467 या 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र था। इसने भारत पर हो रहे हुणों के आक्रमण, इसके शासनकाल में भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ। किसका? हुणों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। हुणों के आक्रमण को रोका तथा विक्रमादित्य अथवा क्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य और क्रमादित्य की। विक्रमादित्य और क्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये दो उपाधियाँ धारण किया था। विक्रमादित्य और क्रमादित्य की उपाधि जो है किसने धारण किया था? स्कंदगुप्त ने धारण किया था। यह विष्णु का उपासक था। इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। किसने? स्कंदगुप्त ने पुनरुद्धार किया। पुनरुद्धार किया किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। किस झील का? सुदर्शन झील का। भानुगुप्त अंतिम गुप्त शासक था। भानुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। भानुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। एरण 510 ईस्वी में एरण अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। बताया जाता है कि गोप नाम का सेनापति था, जिसकी पत्नी जो लड़ाई में मारा गया था, तो गोप की पत्नी ने उसके साथ सती हो चुकी थी। तो सती का पहला प्रमाण जो मिलता है एरण अभिलेख से स्कंदगुप्त के समय में प्राप्त होता है। स्कंदगुप्त ने दोस्तों जो ध्यान रखिए, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया।
पर्ण दत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया। सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया, किसने बनाया? पर्णदत्त को। पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर स्कंदगुप्त ने बनाया। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी किया था। गिरनार पर्वत पर, कहाँ है? गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी कराया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हिगड़ों का आक्रमण शुरू हो गया था। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। क्या थी? सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। तो दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के बहुत सारे प्रमुख तथ्यों को मैंने आप लोगों के सामने रखा। इससे संबंधित कुछ और पॉइंट आप लोगों को के सामने रखता हूँ, ध्यान दीजिए। गुप्तों ने या गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो दोस्तों, गुप्तों ने 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया, यानी 500 ईस्वी तक शासन किया। प्रश्न ये उठता है कि गुप्तों ने किस अवधि में शासन किया? तो 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे रहे। तो त्रिकोणीय संघर्ष में दोस्तों जो है त्रिकोणीय संघर्ष में कौन कौन थे? ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट थे। कौन थे? पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट, ये 3 साम्राज्य था, पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट, जो त्रिकोणीय संघर्ष में व्यस्त थे। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो दोस्तों जो है 4 अश्वमेध कितना था? तो प्रवरसेन ने किया था। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने किया था। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। किस गुप्तकालीन शासक का समय नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय जो है नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध था। जैसा कि मैंने वर्णन किया था, कालिदास, धन्वंतरी, ब्राह्मी, घटखरफर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, बर्रुचि और बेताल भट्ट, ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। किस गुप्तकालीन शासक के समय सर्वप्रथम हुणों ने भारत पर आक्रमण किया? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसके? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों ने भारत पे आक्रमण किया था। ये पॉइंट याद रखने योग्य दोस्तों, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह था। गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह था। गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह था। प्रमुख बंदरगाह था, कौन सा था? ताम्रलिप्ति था। ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति जो है गुप्तकाल का प्रमुख बंदरगाह था। ये कहाँ था? पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के पूर्वी, यानी पूर्वी भारत के पूर्वी तट पर था। ये पूर्वी तट पर था। प्रश्न पूछ देता है कि ये किस तट पर था? तो पूर्वी तट पर था। पश्चिमी तट पर बंदरगाह था, भृगुकच्छ था। पश्चिमी तट पर कौन था? भृगुकच्छ था। भृगुकच्छ, जिसे भड़ौच भी कहा जाता है। जिसे भड़ौच भी कहा जाता है। तो पश्चिमी तट पर भृगुकच्छ था और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति था। गुप्तकालीन वस्त्रों के उत्पादन में प्रसिद्ध क्षेत्र थे। कौन कौन क्षेत्र थे? गुजरात था। गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु, ये वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? वस्त्र उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध थे। गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु जो है वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गुप्तकालीन प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग, जो है गुप्तकालीन प्रमुख उद्योग था। ये ध्यान रखिए दोस्तों, जो गुप्तकाल का प्रसिद्ध उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग था। चरक संहिता की रचना किसने की थी? तो चरक संहिता की रचना दोस्तों जो है चरक संहिता
की रचना किसने की थी? चरक ने की थी। चरक किसके दरबार में था? तो ये कनिष्क के दरबार में था। चरक कनिष्क के दरबार में था। चरक किसके राज्यबद्ध थे? कनिष्क के। ये कनिष्क के राज्यबद्ध थे। किसके? कनिष्क के राज्यबद्ध चरक थे। चरक कनिष्क के राज्यबद्ध थे। सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती किसकी रचना है? सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती, लीलावती किसकी रचना है? तो दोस्तों ये भास्कराचार्य की। किसकी? भास्कराचार्य की है। भास्कराचार्य की रचना है। सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती किसकी रचना है? भास्कराचार्य की। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख 510। एरण अभिलेख 510 में सती प्रथा का प्रमाण प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रमाण प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रमाण 510 ईस्वी में। अजंता की कितनी गुफाओं को गुप्तकालीन माना जाता है? तो गुप्तकालीन कितनी गुफाएं हैं? 16, 17 और 19। ये 3 गुफाएं हैं जो कि गुप्तकालीन है, जो कि अभी 16 और 17 वर्तमान में पाई जा रही है, मौजूदा अवस्था में है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत और सकारी को उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। परम भागवत और सकारी की उपाधि किसने धारण की थी? सकारी की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत और सकारी की उपाधि धारण की थी। सकारी की उपाधि धारण की थी। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में। सैन्य अभियान समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। कौन? प्रयाग प्रशस्ति। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? तो गुप्त वंश जो दोस्तों जो है हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल। किससे? ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल। जैसा कि अभी वर्णन किया मैंने, ये पूर्वी तट पर था और पश्चिमी तट पर था भृगुकच्छ या भड़ौच था। कौन सा राजवंश हुणों से क्या आक्रमण से प्रभावित था? तो गुप्त वंश जो था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी, क्या थी? स्वर्ण मुद्रा दिनार था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार था। किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त किया? तो स्कंदगुप्त ने प्राप्त किया था। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था देवगुप्त। क्या था? देवगुप्त नाम मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का देवगुप्त नाम मिलता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस एक संबंध है? तो समुद्रगुप्त से। शक विजेता किसे कहा? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। हुणों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। हुणों का पहला आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? तो बस उत्पादन से। शल्य क्रिया का जनक किसे कहा जाता था? तो शल्य क्रिया का जनक जो है, शल्य क्रिया का जनक किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत को कहा जाता है। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। तोरमाण किस जाति दल का था? तो तोरमाण हुण जाति का था। तोरमाण किस जाति का था? हुण जाति का। तोरमाण हुण जाति का था। गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर कितनी थी? तो उपज का
छठा भाग था, उपज का छठवां भाग था, यानी 1/6 भाग उपज कर राजस्व रूप में लिया जाता है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का छठा भाग ही था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहा जाता था विदक भागम। विदक भागम, विदक भागम जो है सिंचाई कर को कहा जाता है। किसे? सिंचाई कर को, सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। किस काल में? गुप्त काल में। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? तो गुप्त वंश के शासकों ने, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दिया था। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन व्यक्ति फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो फलित ज्योतिष से, फलित ज्योतिष, फलित ज्योतिष से कौन संबंधित था? तो फलित ज्योतिष से जो दोस्तों जो है छपड़क, कौन था? छपड़क जो है संबंधित था। छपड़क, छपड़क फलित ज्योतिष से संबंधित था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को कहा जाता था, रजत मुद्रा को कहा जाता था, रजत मुद्रा को क्या कहा जाता था? रूप्यक कहा जाता था। क्या? रूप्यक। रजत मुद्रा को रूप्यक कहा जाता था, यानी रूप्यक या रूपक कह सकते हैं, रूपक, रूप्यक या रूपक कहा जाता था। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नगरों का क्रमिक पतन जो है गुप्त काल की, किसकी? गुप्त काल की विशेषता है, गुप्त काल की जो है विशेषता है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। कब से? 319 बीस ईस्वी में की थी, 319 20 ईस्वी में की थी। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता था? गुप्त वंश कहा जाता है। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? वारंगल, ध्यान रखिए दोस्तों, ये सब महत्वपूर्ण, लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु, लोहे के यंत्र उपकरण हेतु, लोहे के यंत्र उपकरण हेतु जो है वारंगल प्रसिद्ध था। किस वंश में? गुप्त काल के समय में। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था, अरबों ने किया था। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे। उन्होंने भूदान की परंपरा को विस्तारित किया। नव्य न्याय संप्रदाय, गंगेश उदयन थे। विक्रम संवत्सर, विक्रम संवत, शक संवत, शक संवत, गुप्त संवत, गुप्त संवत और कली संवत्सर, यानी कली संवत। ध्यान दीजिए, समय इनका है दोस्तों 58 या 57 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। शक संवत जो है 78 ईस्वी। गुप्त संवत 319 या 20, 320 और कली संवत्सर है दोस्तों जो है 3102, ये मिलान करने के लिए आ जाता है। तो ध्यान दीजिए 3102, ये सारे चीज़ें आप लोगों के सामने मैंने रखा। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया दोस्तों। अब आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधियों दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।